हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल तिवारी और आप देख रहे हैं गाइडर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको उत्तर प्रदेश की स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में एकदम अपडेटेड जानकारी दूंगा। आप सबको पता है कि हाल के दिनों में प्रश्नों की जटिलता और पूछने का तरीका काफी गहरा और विविध होता जा रहा है। ऐसे में आवश्यकता थी कि मैं आपको कुछ कम समय में ही क्विक नोट्स के सहारे, क्विक वीडियोज के सहारे मैं आपको गाइडर के कुछ यूनिक नोट्स आपको दिखाऊं, आपको पढ़ाऊं और आपके तथ्यों को और मजबूत करूं, ताकि आने वाली आपकी आरओ बीपीओ जे हाई कोर्ट या फिर यूपी ट्रिपल एससी यूपीपीएससी की सभी भर्तियों में आप सबसे ज्यादा अंक हासिल करें। आपको ये नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में भी मिल जाएंगे वीडियो के लगभग 2 घंटे के बाद टेलीग्राम चैनल पर। कैसे मिलेंगे इसका रास्ता मैं आगे आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। इस वीडियो में ना मैं आपको प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी तथ्यों के साथ रूबरू कराऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि 5 से 10 मिनट आप जरूर दें इस वीडियो को और आप नए नए लेटेस्ट तथ्यों के साथ रूबरू होंगे। सबसे पहले जो हमारे प्रागैतिहासिक काल की स्थापत्य और मूर्ति कला की बात करें तो बेलन घाटी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण जगह है जो कि मिर्जापुर क्षेत्र में है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेट करती है। ऐसे ही प्रतापगढ़ के 2 स्थान है साथियों, सराय नाहर राय और मेहदहा, जो कि मध्य पाषाण काल से रिलेट करते हैं। आलमगीरपुर जो मेरठ जिले में स्थित है हिंडन नदी के तट पर, यहाँ पे पक्के ईंटों के मकान पाए गए हैं। ऐसे एक जगह आपके है हुलास, सहारनपुर में है, सहारनपुर और हु ये आप पकड़ सकते हैं, जहां पे गारे से बनी ठोस ईंटें उपलब्ध हैं, है ना। हम मौर्य काल में जब आते हैं तो मौर्यकालीन अशोक स्तंभ है, जो चुनार के लाल बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। इसकी खास बात यह है कि मौर्यकालीन अशोक स्तंभ की इसमें एकाश में यानी मोनोलिथ पत्थर का उपयोग हुआ है। ऐसे ही अशोक का एक सारनाथ स्तंभ है जो बनारस में स्थित है। अभी आपने देखा कि हाल के दिनों में रूमी दरवाजा की ऊंचाई पूछी गई थी, तो मैंने इस वीडियो में उन तथ्यों को शामिल कर लिया है जो ऊंचाई, चौड़ाई या इन सारे मतलब वजन, इनसे मैंने सारी चीजें इसमें ऐड कर दी हैं। 70 फीट ऊंचाई है साथियों अशोक के सारनाथ स्तंभ की। ऐसे ही सारनाथ स्तंभ का एक सिंह शीर्ष है, लाइन कैपिटल, इसको ध्यान से सुनना। जो आपका सिंह शीर्ष है साथियों, इसमें कुछ बातें आप समझें। इसमें साथियों एक महाधर्म चक्र था इसी सिंह शीर्ष में। वैसे आप जानते हैं कि प्रत्येक चक्र में 24 तीली होती हैं, लेकिन महाधर्म चक्र में 32 तीलियां थी। ये सब मैं फैक्ट्स आपके सामने लेकर आ रहा हूं कि सिंह शीर्ष के महाधर्म चक्र में 32 तीलियां थी और प्रत्येक चक्र में 24 तीलियां थी। महाधर्म चक्र अलग है और चक्र अलग है, याद रखें। हमारा राष्ट्रीय प्रतीक भी इसी से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से। बुद्ध के प्रथम उपदेश का स्मारक भी यही आपका सारनाथ स्तंभ है। मौर्यकालीन एक और भी चीज है, मौर्यकालीन यक्ष यानी मणिभद्र की मूर्तियां, उनका निर्माण गोमित्र ने करवाया था। स्तूप मृतक की अस्थि या अवशेषों को नीचे रखकर बनाए जाते थे। आपने बहुत सारे सुने होंगे, भरभूत स्तूप, चौखंडी स्तूप। तो सारनाथ में इस तरह के 2 स्तूप हैं। एक है चौखंडी स्तूप जो कि 84 फीट ऊंचा है, 8 कोण का स्तूप है, मैंने तथ्यों को शामिल कर रखा है। दूसरा जो आपका स्तूप है साथियों सारनाथ में, वो धर्मराज का है, जिसका निर्माण अशोक ने ही कराया था। याद रखें चौखंडी स्तूप की ऊंचाई 84 फीट है। कुशीनगर स्तूप जो 167 फीट ऊंचा है साथियों, 167 फीट ऊंचा है। श्रावस्ती वो जगह है जो राप्ती नदी के तट पर है और बुद्ध ने यहां पर 24 वर्ष बिताए थे, इसलिए भी श्रावस्ती बड़ी फेमस है। कौशाम्बी स्तूप है जो बुद्ध के नख और केस के ऊपर है, जिसका निर्माण अशोक ने ही कराया था। कपिल वस्तु स्तूप है जो पिपराहवा नामक स्थान पर है और बुद्ध के अस्थियों के अवशेष पर यह निर्मित है। मैंने आपको पीछे बताया कि स्तूप वो चीज होती है जो मृतक की अस्थि या अवशेषों को नीचे रखकर बनाया जाता है। रामभर स्तूप ऐसे है जो जहां पे बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये सारे आपने प्राचीन काल के बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आपको जानना है। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा शैली में बनी थी और बुद्ध की मूर्तियों के पैरों के नीचे सिंह की आकृति है। मंदिर निर्माण प्रक्रिया का आरंभ गुप्त काल में प्रारंभ होता है साथियों, जिनमें चपटी छतें और बाद में शिखर युक्त जो गुंबद, मतलब कि आप गुंबद कह सकते हैं, उस समय उसको शिखर कहते थे। गुंबद ये मुगल काल में बन गई। ऐसी हमारी पहली मंदिर है साथियों दशावतार। बहुत सारी मंदिरों के बारे में भी चर्चा करेंगे। दशावतार का जो मंदिर है वो देवगढ़ में स्थित है, जिला ललितपुर, ये झांसी के आसपास। 13.5 मीटर वर्गाकार चबूतरे पर 12 मीटर की ऊंचाई पर यह निर्मित है।
ये जो तथ्य मैंने शामिल किए हैं साथियों, ऊंचाई, चौड़ाई, चबूतरे, ये आने वाली परीक्षाओं में एकदम समझ लें कि रामबाण होने वाला है साथियों, है ना। उत्तर भारत का ये पहला ऐसा मंदिर था जिसमें शिखर का निर्माण कराया गया था, दशावतार मंदिर, और पंचायतन शैली में ये बना था। पंचायतन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं, ऐसे अभी आगे मैंने फिगर हो सकता बनाया हो, ये है पंचायतन शैली, जहां पे मुख्य देवता बीच में रहता था और चारों कोने पर छोटे छोटे देवालय हुआ करते थे। इसमें विष्णु को सैया पर लेटा हुआ दिखाया गया है दशावतार मंदिर में। भीतरगांव का मंदिर साथियों कानपुर में स्थित है और 40 फीट ऊंचा है, 40 फीट ऊंचा है साथियों, है ना। तो ये सारी जो जानकारियां हैं आपको एकदम यूनिक लगेंगी, एकदम है ना, आपके एक्सपेक्टेड, ये सारी आपको जरूरतें थी, आपको चाहिए थी। तो मैंने जैसे कहा है कि आपको नोट्स भी, इसकी पीडीएफ जो नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल आप सर्च कर लें गाइडर अतुल, है ना, लिखेंगे टेलीग्राम पर गाइडर अतुल तो मिल जाएगा, या फिर हमें व्हाट्सएप करके भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम ना मिले तभी व्हाट्सएप करें, है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कहोम का मंदिर है साथियों, जिला देवरिया में स्थित है और स्कंदगुप्त ने इसको बनवा रखा था। भीतरी स्तंभ है साथियों, ये आपके गुप्त काल के समय का, गाजीपुर के निकट सैदपुर तहसील में है और स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को प्रथम आक्रमण पराजित करने के इसमें उल्लेख है। अशोक स्तंभ बनवाया गया है प्रयागराज में, समुद्रगुप्त के दिग्विजय अभियान की प्रशस्ति इसमें अंकित है। अब हमने प्राचीन काल की इमारतों के बाद सल्तनत कालीन और मुगल कालीन इमारतें पढ़नी है। सल्तनत काल में बहुत खास रहा साथियों, जो फिरोज तुगलक के पुत्र रहे सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद शाह, जिनको ख्वाजा जहां कहा जाता था, उन्होंने अपना एक वजीर नियुक्त किया था मलिक उस सर्क, जिसको पूरब का स्वामी कहते थे, और उसी के नाम पर एक सरकी राजवंश चला। तो सरकी राजवंश ने 4 ऐसे मस्जिदें बनाई। अटाला मस्जिद जिसको इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया, जंजीरी मस्जिद इसको भी इब्राहिम शाह सरकी ने बनाया, जामी मस्जिद हुसैन शाह ने, और लाल दरवाजा मस्जिद मोहम्मद शाह ने। जामा और जामी मस्जिद साथियों अलग अलग हैं। जामा मस्जिद कई सारी हैं, कुछ आगरा में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। ये सल्तनत काल में इतनी ही खास इमारतें जो हम उत्तर प्रदेश से जोड़ सकते हैं। मुगल काल में जब आते हैं साथियों, तो मुगल काल में पहली चीज बाबर के द्वारा बनाई जाती है आराम बाग। ये आगरा में बनाई जाती है, ज्यामिति विधि से बनी आकृति है ना, एक आपकी संरचना है जो कि 1528 में, बाबर 1526 में आता है और 1528 में आपको ये देखने को मिलती है। बाबरी मस्जिद बाबर के ही आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मियां मीर बाकी ने बनाया था, जिस पर इस वक्त अयोध्या मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि साल 2024 में पूरा हो जाएगा। आगरा का किला दोस्तों आगे चल के अकबर जी बनवाते हैं 1566 में, जिसके वास्तुकार कासिम खां होते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आगरा का किला किसने बनवाया? अकबर ने। वास्तुकार कौन थे? कासिम खां थे। आगरा के किले के 2 द्वार हैं, दिल्ली द्वार और अमर सिंह द्वार। ऐसे ही आगे चलते हैं तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, जिसको जो सलीम चिश्ती के सम्मान में बना, और इसके वास्तुकार थे बहाउद्दीन। वास्तुकार जरूर देख लें, मैंने आपको आगरा के किले के वास्तुकार बताए कासिम खां, फतेहपुर सीकरी के वास्तुकार बताए आपको बहाउद्दीन। आगे चलते हैं साथियों, फतेहपुर सीकरी के अंदर एक्चुअली में बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का मकबरा, दीवाने आम दीवाने खास, जोधाबाई का महल, सरद विलास, पंचमहल, जामा मस्जिद, हिरण मीनार, इतनी चीजें हैं एक्चुअली, लेकिन उसमें से कुछ खास बातें मैं आपको बताऊंगा। बुलंद दरवाजा जिसकी भूमि से ऊंचाई है 176 फीट, इसके दरवाजे की ऊंचाई है 134 फीट। ये तथ्य आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस वक्त, किसी भी यूपी जीके की आपके जिस भी कोचिंग से आप पढ़ते हैं उसके नोट्स में शायद ही ये मिल जाए। लाल और पीले बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ और अकबर के द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण किया गया था। दीवाने आम दीवाने खास अकबर का इबादत खाना था। हिरण मीनार अकबर ने बनवाई थी अपनी, इनका एक प्रिय हाथी था, उसका नाम था हिरण, तो उसके याद में इन्होंने बनवा रखा था, है ना। अकबर का मकबरा साथियों, इसका शुरुआत तो अकबर ने किया था, मतलब अपने जीते जी, लेकिन इसको बनवाया था जहांगीर ने आगरा में, है ना। ये पहली ऐसी आकृति थी जो गुम्मद विहीन थी, ठीक है। एतमादुद्दौला का मकबरा साथियों बनवाते हैं नूरजहां बनवाती है ना, नूरजहां जहांगीर के शासन काल में था, निर्माण इसका नूरजहां ने किया था, और यह मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से बनी पहली इमारत थी साथियों। और ये पहली बार ऐसा हुआ था इसी इमारत में जिसमें पच्चीकारी या जिसको पितृदूरा कहते थे, तो पच्चीकारी और पितृदूरा का पहली बार प्रयोग हुआ था साथियों इसी इमारत में, एतमुद्दौला के मकबरा में। फिर आते हैं आपके शाहजहां, जो कि बहुत फेमस है, दीवाने आम बनाते हैं, जिसमें जोधपुर के मकराना से पत्थर मंगाए जाते हैं, आपको पता ही होगा।
और ऐसे मुसम्मन बुर्ज बनाया जाता है साथियों जो 6 मंजिला मकान थी, 6 मंजिला थी। इसमें याद रखें कि मुसम्मन बुर्ज में 6 मंजिला थी, और जहां बैठकर शाही परिवार की स्त्रियां पशुओं का युद्ध देखा करती थी। और जब औरंगजेब द्वारा शाहजहां को कैद कर लिया गया था तो इसी मुसम्मन बुर्ज में बैठकर वो ताजमहल को निहारा करता था। फिर आता है ताजमहल, जो 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है, 108 फीट ऊंची इसकी इमारत है, आगरा में स्थित है। इसके वास्तुकार अहमद लाहौरी हैं। 1643 में पूरा हुआ, 1983 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में ये शामिल हुआ। फिर लखनऊ में आते हैं साथियों इमामबाड़ा, जिसको नवाब आसिफुद्दौला ने बनवाया। भूल भुलैया इसी का हिस्सा है। छोटा इमामबाड़ा जो कि लखनऊ में ही है, नवाब मोहम्मद अली शाह ने बनवाया। 1837 में ये इसका निर्माण हुआ। रूमी दरवाजा मोस्ट अवेटेड फैक्ट है इसके बारे में। 1783 में रूमी दरवाजा का निर्माण होता है, नवाब आसिफुद्दौला इसका निर्माण करवाते हैं। भूमि से 62 फीट इसकी ऊंचाई है। ये उस समय में बड़े इमामबाड़ा की तर्ज पर अकाल के दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। इसको तुर्किश गेट भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे बहुत स्नेही साथियों, मैंने आपको इतने सारे फैक्ट्स बहुत कम समय में समझाए हैं, बताए हैं। मेरा ऐसा यकीन है कि इसमें इतने फैक्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं इन वीडियोज में, जिनको आप जाके पीछे देख भी सकते हैं इन वीडियो को। जो हालांकि मैंने तेज पढ़ाया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार कहीं चलते फिरते भी सुन लेंगे, है ना, वीडियो चला के रख देंगे, तो भी आपका फायदा ही होने वाला है। तो आप जुड़े रहें हमारे यानी गाइडेड यूट्यूब चैनल के साथ। हम निश्चित रूप से आपको बेहतर कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट और अपडेटेड कंटेंट प्रदान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथियों के साथ इसको शेयर कर दें। आने वाली भर्तियों में आपकी मददगार होने वाली।